मुस्लिम मजहब के अंतर्गत ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है कि उस व्यक्ति के पास जिसके पास अच्छी खासी सफिशियंट सोर्स ऑफ इनकम है, काफ़ी धनी है और रिच क्लास से बिलोंग करता है, तो उसकी संपत्ति में, उसकी प्रॉपर्टी में, उसके धन में थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों का भी लगता है जो कि पॉपर पर्सन है, जिनके पास धन नहीं है, जो काफ़ी गरीब हैं, फ़कीर हैं, भीख मांगते हैं, अकीदतमंद लोग हैं। तो उनका हिस्सा भी उन लोगों की प्रॉपर्टी में जिनके पास अच्छा खासा धन है, सरप्लस अमाउंट है, उनके धन में, उनके प्रॉपर्टी में लगता है। और इसी चीज़ को बेस बनाकर प्रॉफिट मोहम्मद ने एक सिस्टम को स्टार्ट किया, जिस सिस्टम को हम वफ़ नाम से जानते हैं, जो कि आम जनमानस की कल्याण की भावना से ओतप्रोत एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। तो आज के इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दिए गए वफ़ के बारे में, इसके प्रोविजंस, इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सटेंड, इसके एसेंशियल्स, इसके मोड्स, इसके लीगल जो इफ़ेक्ट हैं, और सबसे लास्ट में इसमें दिया गया जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो मुतवल्ली का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दिए गए वफ़ के प्रोविज़न के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो वो लोग जिनको वफ़ के बारे में एक सामान्य आइडिया भी नहीं, उनको लग रहा होगा कि भाई वफ़ कोई काफ़ी तगड़ा टर्म है, काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो आपकी जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि वफ़ कोई तगड़ा टर्म, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है। इसका सामान्य अर्थ मात्र इतना है कि वफ़ एक वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके पास सरप्लस अमाउंट में प्रॉपर्टी है, कुछ अच्छा खासा पैसा है, धनी है, वो जन कल्याण की भावना से, लोगों की भलाई करने की भावना से जो अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह से अनुदान कर देता है, चैरिटेबल पर्पज के लिए दे देता है, तो इस पूरे सिस्टम को वफ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उनके पास धन धान्य से एकदम भरपूर है, ज़मीन जायदाद बहुत सारी है, तो उनकी सड़क के किनारे जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, वहाँ पर क्योंकि लोग आते जाते हैं, जो राहगीर हैं उनको काफ़ी कुछ कष्ट होता है, जो लंबी दूरी के लिए निकलते हैं उनको पानी से लेकर रुकने तक की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, चार दीवारी घिरा के उस पर छत रखवा के प्रॉपर व्यवस्था करा के उसके अंदर आराम करने की पूरी व्यवस्था कर दी, कुछ गद्दे डाल दिए, कुछ बिस्तर डाल दिया, और एक तरह का रेन बसेरा टाइप का सिस्टम बना दिया। तो ऐसे सिस्टम से जिस पे काफ़ी लोगों को, मास पब्लिक को काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा करके इन्होंने एक वफ़ क्रिएट किया हुआ है। तो अगर बात की जाए वफ़ के लिटरल मीनिंग के बारे में, तो इसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो टाइंग अप या डिटेंशन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब उस तरह का डिटेंशन हुआ जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पर डिटेन कर देता है। एक उसकी ओनरशिप है, वो भगवान के नाम पे एकदम डिटेंशन लगा के टाइंग अप कर देता है। तो जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी के दो भाग, दो प्रभाग होते हैं, जिसमें पहला प्रभाग जो होता है वो कार्पस का होता है और दूसरा यूसुफ्रक्ट का होता है। तो अगर वफ़ के अंतर्गत बात की जाए, तो एक जब व्यक्ति प्रॉपर्टी के संबंध में वफ़ क्रिएट करता है, वफ़ को देता है, बनाता है, तो इसमें जो ओनरशिप है वो क्योंकि अल्लाह ताला के नाम पे जाती है, गॉड के नाम पे जाती है, तो यहाँ पे कॉर्पस तो जो होता है वो गॉड के नाम पे जाता है, भगवान के नाम पे जाता है, अल्लाह के नाम पे जाता है। लेकिन उसका जो यूसुफ्रक्ट है वो अल्लाह के जो बाशिंदे हैं, बंदे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मिलता है। यूसुफ्रक्ट का मतलब होता है एक बेनिफिट, एक फ़ायदा, एक फल। तो प्रॉपर्टी तो भाई अल्लाह के नाम पे है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका जो लाभ उठा रहे हैं वो उसके बच्चे, जो इंसान यहाँ पे घूम रहे हैं, वो उठाते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 ऑफ द वफ़ वैलिडेटिंग जो एक्ट 1913 है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि वफ़ उस तरह का परमानेंट डेडिकेशन है जहाँ पे वो व्यक्ति जो कि मुस्लिम धर्म में यकीन रखता है, उसमें श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो भगवान के नाम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हुए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो किसी धार्मिक पर्पज़ के लिए, एक रिलीजियस पर्पज़ के लिए, एक पायस पर्पज़ के लिए, या फिर किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होता है। अब इस डेफिनेशन को सुनने के बाद इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अपने आप ही से पता चल जाते हैं, लेकिन इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने से पूर्व हम कुछ लीगल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको वफ़ के वीडियो को समझने के लिए, वफ़ के पूरे अध्याय को, टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। जिनमें सबसे पहला जो लीगल टर्म आता है वो वाकिफ़ का आता है।
वाकिफ का मतलब वो व्यक्ति, वो पार्टी होती है जो कि वक्फ क्रिएट कर रही होती है, वक्फ के रूप में अपनी प्रॉपर्टी को दे रही होती है। दूसरा जो इसमें लीगल टर्म आता है वो वफनामा का आता है। वफनामा वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंतर्गत वक्फ से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें रिड्यूस होती हैं, लिखी हुई होती हैं, दर्ज की हुई होती हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें आता है मुतवल्ली। मुतवल्ली का मतलब वो बंदा, वो व्यक्ति होता है जो एक वक्फ वाली प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, रख रखाव करता है या फिर उनको मैनेज करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत वो सिस्टम आता है जिसके द्वारा इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, इसको अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसको मुसर्रत उल खिदमत के नाम से जाना जाता है। तो ये थे वो लीगल टर्म्स जिनको समझना आपको वक्फ को समझने के पूर्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब हम आते हैं वक्फ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या फिर रिक्विसाइट्स पे कि क्या क्या रिक्विसाइट्स इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताया गया है वो इसमें दिया गया है परमानेंट डेडिकेशन का, यानी कि ये जो भी यहाँ पे डेडिकेशन किया जा रहा है उसका नेचर परमानेंट होना चाहिए, वो स्थायी होना चाहिए, वो टेम्परेरी या फिर कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए जो भी प्रॉपर्टी दी जा रही है जिसके संबंध में वक्फ को क्रिएट किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें कंपिटेंसी ऑफ वाकिफ बताया गया है कि यानी कि जो वाकिफ है जो अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है वक्फ के तौर पे, वो कंपिटेंट होना चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। और वो सक्षम कैसे होगा? जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो वो व्यक्ति जो कि वक्फ को क्रिएट कर रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो मेजर इन एज होना चाहिए। जो इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है रिक्विसाइट्स का, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का, वो सब्जेक्ट मैटर का आता है। तो सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत ये बताया गया कि सब्जेक्ट मैटर जो है, जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी हो सकती है, वो संपत्ति कोई भी हो सकती है। वो कारपोरल हो सकती है, इनकारपोरल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफ़र किया जाना, जिसका अंतरण किया जाना, जिसको हस्तांतरित किया जाना संभव है, वो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर दी जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत इसका ऑब्जेक्ट बताया गया है या उद्देश्य बताया गया है, यानी कि वक्फ किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया जा रहा है ये आवश्यक है। तो इसका एकमात्र जो उद्देश्य होगा वो रिलीजियस पर्पज का होगा या फिर चैरिटेबल पर्पज का होगा या फिर किसी पायस पर्पज का होगा, धार्मिक होगा, पवित्र होगा और किसी समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताया गया है, औपचारिकताओं के बताया गया है। औपचारिकताओं में क्या आता है? सबसे पहले तो भाई इसमें ये आता है कि जो व्यक्ति जो वाकिफ़ है उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, किस इंटेंशन के साथ वो प्रॉपर्टी को दे रहा है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो भी वो कर रहा है काम, वो उसके फ्री कंसेंट से होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, फ्री विल के द्वारा होना चाहिए, किसी बाहरी जोर ज़बरदस्ती या दबाव के वजह से, धोखाधड़ी की वजह से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें डिक्लेरेशन का आता है कि व्यक्ति अपना डिक्लेरेशन करे, वो ओरल भी कर सकता है, वो रिटर्न भी कर सकता है। उसके अगला जो पॉइंट आता है वो वफनामा के बारे में दिया गया है। फॉर्मेलिटीज़ में वफनामा ये बताया गया है कि वफनामा वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सारी वफ़ से रिलेटेड सारी चीज़ें रिड्यूस होती हैं, दर्ज होती हैं। और इसके अलावा इस वफनामा का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी बताया गया है। और अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे जो कि इसके लीगल इफ़ेक्ट के बारे में बताता है कि आखिर इसका विधिक प्रभाव क्या क्या होगा। तो भाई विधिक प्रभाव ये होगा कि सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत ये जो वफ़ क्रिएट किया जा रहा है वो इर्रेवोकेबल होगा, यानी कि इसको एक बार क्रिएट करने के बाद निरस्त किया जाना संभव नहीं होगा। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसका जो नेचर है वो परपेचुअल नेचर का होगा, यानी कि एक स्थायी प्रभाव वाला होना चाहिए। इसमें अस्थायी प्रभाव का, टेम्परेरी कुछ दिन के लिए नहीं होता ये वक्फ जो क्रिएट किया जा रहा है। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि ये जो वक्फ क्रिएट किया जा रहा है ये नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होगा, यानी कि अगर एक बार इसको क्रिएट कर दिया गया तो इसका ट्रांसफ़र, इसका हस्तांतरण जो है वो संभव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके मोड्स ऑफ वक्फ के बारे में कि वक्फ का क्रिएशन किस मोड के द्वारा किया जाएगा। तो मोड में पहला पॉइंट जो आता है वो इंटरवायोस का आता है। इंटरवायोस का मतलब होता है एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन जिसमें जो दो जीवित व्यक्ति मिलकर ट्रांजैक्शन को करते हैं, एक व्यक्ति देता है और दूसरा व्यक्ति लेता है, तो इसको इंटरवायोस ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो भी एक वक्फ क्रिएट किया जा रहा है वो विल के द्वारा भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन विल के द्वारा जब वक्फ क्रिएट किया जाएगा तो इसमें 1/3 पार्ट से ज़्यादा बिक्वेटेबल प्रॉपर्टी का 1/3 से ज़्यादा पार्ट जो है वो विल के द्वारा एक वक्फ के तौर पे नहीं क्रिएट किया जा सकता। ये एक तरह से लिमिटेशन लगाई गई है। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मर्जुल मौत वाला, यानी कि जो पूरा वक्फ क्रिएट किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है जो कि डेथ बेड पे है, मृत्यु शैया पे है, एकदम मृत्यु के समीप है, कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाने वाली है। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब वक्फ को क्रिएट किया जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के तौर पे दिया जाता है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को मर्जुल मौत वाले वक्फ के नाम से जानते हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आता है बाई इमेमोरियल यूज का, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी को जनमानस के द्वारा, मास पब्लिक के द्वारा काफ़ी समय से, कालांतर से, बहुत पहले से यूज किया जा रहा है और इसके बारे में पता भी नहीं कि भाई कितने साल पहले से यूज किया जा रहा है, तो बेहतर यही होगा कि उस प्रॉपर्टी को एक वक्फ के तौर पर एक जनमानस के कल्याण के लिए, उसके यूज के लिए दे दिया जाए, तो उसको इस पॉइंट के अंतर्गत लाया जाएगा। और अब हम आते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, जो कि काइंड्स ऑफ वक्फ का, या वक्फ के टाइप के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इनके वर्गीकरण के बारे में है कि कितने तरह के वक्फ बताए गए हैं। तो वक्फ 2 तरह के बताए गए, जिनमें पहला वक्फ आता है पब्लिक वक्फ, जिसको हम बोलते हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं वक्फ उल अल्लाह, यानी कि वो वक्फ जो कि अल्लाह के नाम पर उनके बशिंदों के लिए, उनके बंदों के लिए दे दिया जाता है कि एक जनमानस, एक मास पब्लिक इसको अपने यूज के लिए, एक जन कल्याण की भावना के लिए इसको यूज करे, इसका उपयोग करे, तो उसको वक्फ उल अल्लाह के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत आता है प्राइवेट वक्फ, जिसको वक्फ उल औलाद के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि इसमें जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी फल मिलेगा, जो भी फ़ायदा मिलेगा, वो फैमिली को या फिर फैमिली के किसी मेंबर को या फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को मिलता है, इसलिए इसको वक्फ उल औलाद नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं मुतवल्ली के बारे में कि आखिर भैया मुतवल्ली कौन होता है। तो जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं कि मुतवल्ली का मतलब हर वो व्यक्ति होता है, वो बाशिंदा होता है जो कि एक वक्फ वाली प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, देख रेख करता है, इसको मैनेज करता है। तो इसमें इसकी कैपेसिटी के बारे में इसकी बताया गया कि एक जो मुतवल्ली है वो किसको बनाया जाएगा, उनकी कम्पिटेंसी क्या है, उसकी अहर्ताएँ क्या हैं। तो अहर्ताओं में वही चीज़ें हैं कि मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर इन एज होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये बताया गया कि एक फीमेल पर्सन को मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकता और ना ही किसी नॉन मुस्लिम पर्सन को मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट, अगला यक्ष प्रश्न इनके अपॉइंटमेंट के बारे में होगा कि इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट सबसे पहले तो एक वाकिफ़ करता है, यानी कि पहले पॉइंट के अंतर्गत एक वाकिफ़ अपॉइंट करेगा, इनको नियुक्त करेगा। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर वाकिफ़ नियुक्त नहीं कर रहा है तो इसके वफ़नामा को जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत मान लीजिए कोई पूर्व में ही एक मुतवल्ली है और वो अपने पद से रिजाइन करने वाला है या फिर उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो अपने मृत्यु के पूर्व किसी नेक्स्ट मुतवल्ली को अगर अपॉइंट करना चाहता है तो वो भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें एक कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है कि वो इन तीनों की कंडीशन में ना होते हुए, मान लीजिए ये तीनों नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं, अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो कोर्ट भी नियुक्त कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत ये चारों अगर नहीं कर पा रहे हैं, इन चारों ने भैया हाथ उठा दिया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वक्फ बोर्ड को भी अधिकार दिया हुआ है कि वो मुतवल्ली को आसानी के साथ नियुक्त कर सकता है। लास्ट पॉइंट जो कि मुतवल्ली के रिमूवेबल के बारे में है कि इसको क्या हटाया जा सकता है एक बार नियुक्त करने के बाद या नहीं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत प्रोविज़न ये दिया गया है कि एक वक्फ के संबंध में अगर किसी मुतवल्ली को नियुक्त कर दिया गया तो उसका रिमूवेबल यानी कि उसको हटाया जाना संभव नहीं है तब तक जब तक कि ये मामला कोर्ट में ना पहुंच जाए, और कोर्ट को उचित लगने पर, रीजनेबल लगने पर, आवश्यक लगने पर, ज़रूरी लगने पर कोर्ट उस व्यक्ति को जो कि मुतवल्ली है इस मामले में, किसी प्रॉपर्टी के मामले में, किसी वक्फ का, उसको हटा सकता है। तो ये था मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत दिया गया वक्फ का सारा ही कुछ प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।